हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर। मुझे विश्वास है और मुझे आशा है कि आपने अब तक हिंदी की किताब को, हिंदी की बुक को कहीं न कहीं से अच्छी तरीके से एक बार सरसरी नज़रों से तो अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम, एसएससी जीडी और यूपी पैट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के हिंदी प्रैक्टिस सेट की पहले क्वेश्चन के साथ। पहले प्रश्न में दिया गया है कि 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया वाला उदाहरण पहचानिए। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें क्रिया के बारे में बात की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिया 2 तरह की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये बातें दोनों आपके ध्यान में आ गई होंगी जब क्वेश्चन पढ़ा होगा। अब बात आती है कि दिए गए ऑप्शन में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कशिश हंस रही है। दूसरा, चिड़िया उड़ रही है। तीसरा, सूरज उग रहा है। और डी है, सीता बीना बजा रही है। तो दिए गए ऑप्शन में अब तक सभी साथी जिन्होंने हिंदी को पढ़ा होगा और क्रिया को पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, जान चुके हैं। फिर भी एक बार जो उदाहरण दिया गया है उस पर एक नज़र मारते हैं। कशिश हंस रही है, तो ये सकर्मक क्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि कशिश जो है वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कर्म नहीं कर रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ना एक उसका अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि उसे भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं या उसकी आने जाने का साधन है। सूरज उग रहा है, ये सूरज उगना एक कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि कोई कर्म नहीं हो रहा है उसमें, बल्कि एक अकर्मक क्रिया है। वह उसका रोज की ये दिनचर्या है कि वह उस प्रक्रिया से उसे गुजरना ही होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि सीता बीना बजा रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीता रोज़ बीना बजाए। तो इस तरह से सीता और भी कार्य कर सकती है, यानी कि अभी जो कार्य है वह सीता कुछ कर्म कर रही है जो बीना बजा रही है, यानी कि बीना बजाना एक कर्म हो गया। तो इस तरह से ये सकर्मक क्रिया बना। इसके अलावा और एग्जाम्पल हुए, जैसे नौकर पानी भरता है, तो जो नौकर है वो पानी भरता है इस समय, लेकिन वह इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य कर सकता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ना यह अलग कार्य है। तो इस तरह से जिसमें कर्म हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, वह सभी सकर्मक क्रिया होंगी। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। साथ ही अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप हमारे YouTube चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित सभी सूचनाएं आपके पास तक समय से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में कोई शब्द या वाक्य दिया गया है। उन वाक्यों के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या होगा? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा, रात में घूमने वाला। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रमणीय, ऑप्शन नंबर बी तपस्वी, ऑप्शन नंबर सी निशाचर, ऑप्शन नंबर डी अचर। तो रात में घूमने वाला, अब तक जिन साथियों ने इसे कई बार पढ़ा होगा उन्हें जानकारी हो गई होगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आपका, निशाचर, यानी कि रात्रि में घूमने वाला। इसके अलावा भी साथ में दिए गए ऑप्शंस हैं भ्रमणीय, इन पर भी एक नज़र और इनका विश्लेषण जान लेते हैं। भ्रमणीय जो साधारणतः कहीं भी ज़्यादातर घूमने का विचार रखने वाले, कहीं भी कोई इवेंट होता है वहाँ घूमने निकलने या एडवेंचर पर जाना, मौसम बदलने पर कहीं अपने मनपसंद की मौसम की जगह घूमने जाना, वे भ्रमणीय होते हैं। तपस्वी, तपस्या करने वाले, जो तपस्या के लिए बाहर निकलते हैं, तपस्वी होते हैं। अचर, यानी कि जो अपनी जगह से हिले ही ना, अचर जो चलने वाला। तो इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हम जान चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द का एक शब्द दिया गया है और उसका सही शब्द चुनना है। तो मुद्रा एक शब्द दिया गया है। मुद्रा को और क्या कहा जा सकता है? इसे अनेक किस नाम से जाना जा सकता है? इसका कहने का अर्थ ये है। तो ऑप्शन नंबर ए रूप, ऑप्शन नंबर बी भाग, ऑप्शन नंबर सी पर्वत, ऑप्शन नंबर डी गोद। जी हाँ साथियों, शायद आपको अब तक इसका जवाब मिल भी चुका होगा कई साथियों को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, रूप। जी हाँ साथियों, मुद्रा को और भी कई नामों से जाना जा सकता है। साधारणतः हम जब कोई सिक्का होता है या जो होती हैं
कॉइन्स होते हैं उन्हें भी हम मुद्रा के रूप में ही जानते हैं। मोहर होती है उससे भी हम मुद्रा के रूप में जानते हैं। अंगूठी हो गई या कोई छापा होता है, चिन्ह होता है, आकृति होती है, उसे मुद्रा के रूप में ही जानते हैं। उसी तरह से अगर एक रूप, मुद्रा को एक रूप के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नृत्य की कई मुद्राएं होती हैं, यानी कि नृत्य के कई रूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, मैं आशा करता हूं कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही कर्ता कारक के बारे में पूछा है। सही कर्ता कारक को पहचानिए। एक वाक्य दिया गया है, इसमें एक कर्ता कारक को पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। रोहन ने हॉकी खेली, अलग अलग बांट दिया गया है। रोहन हमारी एक संज्ञा है, हॉकी भी एक संज्ञा है, खेली ये एक क्रिया है। इसके अलावा बचा जो शब्द है वह ने है, तो जो कर्ता कारक है वो ने होगा। कारक आपने पढ़े होंगे, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़े होंगे। मुझे विश्वास है कि आप अपने कमेंट सेशन में लिखकर बताएं कि कितने कारक होते हैं, और कर्ता कारक में ये ने सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो चुका है। यहाँ ने एक कर्ता कारक है। इसी के साथ अगले प्रश्न है हमारा कि दिए गए प्रश्न में सही विकल्प को पहचानिए। यहाँ पूछा गया है कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार आया है। कर्ता का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो संबंध जोड़े। ऑप्शन नंबर बी जो कार्य करे। ऑप्शन नंबर सी जिससे काम हो। ऑप्शन नंबर डी जिसका काम हो। तो मुझे विश्वास है कि आपने अब तक इसका सही जवाब चुन लिया होगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो कार्य करे, जो कार्य करे वह कर्ता का अर्थ होता है। यानी कि जैसे हम और पिछले वाले क्वेश्चन को लें तो उसमें पूछा गया था कि रोहन ने हॉकी खेली, तो कौन खेल रहा है हॉकी, जो कार्य कर रहा है, यानी कि रोहन कार्य कर रहा है, तो कर्ता कौन है, रोहन। जो उसने कार्य किया है, क्या कार्य किया है, उसने खेलने का कार्य किया है, तो कार्य क्या किया है, उसने खेला। ठीक है। इसके अलावा जो शब्द है, कारक है जो जोड़ता है, तो रोहन ने क्या खेला, तो ने जो शब्द है ये विभक्ति चिन्ह है जिससे रोहन को हॉकी से खेलने के लिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। एक वाक्य दिया गया है, जो वाक्य है आज वर्षा होगी। इसमें हमें टेंस बताना है कि ये कौन से टेंस यानी कि कौन से काल का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी भूतकाल। क्वेश्चन को पढ़ने और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद एक बात कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर डी तो इसका सही जवाब नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब नहीं है। बात बचती है ऑप्शन नंबर बी और सी की। आज वर्षा होगी, ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है, इस बात की तो कंफर्म है। तो यहीं से हम इस आंसर का सही जवाब लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, आज वर्षा होगी। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आता है जिसे मैं आपका भी क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल में कौन से टेंस आते हैं। वर्षा हो रही है, नहीं हो रही है, ये सभी वर्तमान काल वाले टेंस होते हैं। इसके अलावा संभाव्य वाले कि संभावना होगी या नहीं होगी, जैसे कि क्या वह स्कूल पहुंच चुका होगा, है ना, तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या वह दूध पी चुका होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, ये जो संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं। यानी कि काम तो अभी प्रेजेंट का होना जरूरी था लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसके अलावा अगर भविष्यकाल की बात करें, आज वर्षा होगी सिंपल सेंटेंस है, सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भूतकाल में वे सभी वाक्य आते हैं जो अब से पहले गुजर चुका है समय, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली है, और मैंने खाना खा लिया है, मैं खेल लिया हूँ, मैंने फ़ोन चला लिया है, इसके अलावा मैंने टीवी देख लिया है, ये सभी चीज़ें, या मैंने ये कोई सब्जेक्ट है वह पढ़ लिया है, ये सभी भूतकाल वाले सब्जेक्ट वाक्य होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा वाक्य का। इसी तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का सही बहुवचन वाला रूप पहचानिए दिए गए ऑप्शंस में से। शब्द है हमारा चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है चिड़िया, चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी में है चिड़ियाएँ। ऑप्शन नंबर सी में है चिड़ियों। ऑप्शन नंबर डी चिड़ा। मुझे विश्वास है कि अब तक जो
साथ ही कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। इसके अलावा कुछ साथियों ने बी और सी के बारे में सोचा होगा। जी हाँ साथियों, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये गलत होंगे। तो बहुवचन और ये हालांकि सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप अपनी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर लें। इसके अलावा मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी पर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है। अब इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पूछा गया है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्वर, ऑप्शन नंबर बी में है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी में है वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी में है ध्वनियाँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इसका सही जवाब लगा दिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, व्यंजन। व्यंजन ही वे शब्द वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्वर। स्वर अपनी खुद की ही ध्वनि होती है, स्वर बोले जाते हैं। आप कमेंट सेशन में लिखकर बताना होगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। इसके अलावा व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसके अलावा वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, वर्णमाला जो हिंदी वर्णमाला है। इसके अलावा ध्वनि किसे कहते हैं, ये आपका आज का होमवर्क या आपके लिए कमेंट सेशन में लिखने के लिए आपके लिए वर्क है कि ध्वनियाँ किसे कहते हैं। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करना है। इसमें पूछा गया है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्यंजन से जब स्वर को निकाल दिया जाता है तब व्यंजन में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अनुस्वर, ऑप्शन नंबर बी में है अनुनासिक, ऑप्शन नंबर सी हलंत, ऑप्शन नंबर डी स्वर। दिए गए ऑप्शन में से जी हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हुआ, हलंत। जब हम व्यंजन से स्वर को निकाल देते हैं या फिर व्यंजन की विभक्ति करते हैं तो उसमें हलंत का उपयोग किया जाता है। हलंत वही जो नीचे थोड़ा सा टिक होता है एक किसी शब्द के नीचे, जैसे क के अंदर से स्वर को निकाल दें तो क का नीचे जो आधा, यानी कि आधा बोलते हैं जिसे आधा ना लिख के उसके नीचे हलंत वाला चिन्ह लगा दिया जाता है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट सेशन में लिखकर बताएं जो भी आपके लिए ज़रूरत है, और जब भी आपके लिए यहाँ से क्वेश्चंस कोई छूट गया है आप अपने कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए था। तो मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।